आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। तो जब पब्लिक मारती है डंडा और फेंकती है अंडा, तब नेताओं के पसीने छूटने लगते हैं। ठीक वैसे इस वक्त टीएमसी के नेताओं के साथ हो रहा है, जो ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। 5 बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुधीशील घोष, प्रिय बंधु मीडिया एडिटर, सूर्यकमल दत्ता, राजनीतिक विश्लेषक, अनंत विजय जी, सीनियर जर्नलिस्ट रशिद किदवई जी, सीनियर जर्नलिस्ट और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। घोष दादा, ये तो पता था कि सत्ता बदलेगी, परिवर्तन आएगा, तस्वीर बदलेगी, पर ये नहीं पता था ये पहली बार है कि अंडों की ऐसी बारिश, ऐसी बौछार हो रही है कि ममता बनर्जी के दरवाजे तक पहुंचना नेताओं के लिए मुश्किल हो गया है। मीनाक्षी जी, मैं पहले तो ये बात बोलूंगा, ये जो अंडे का फंडा, ये स्टेटमेंट सोनारपुर, मतलब मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहां से अभिषेक बनर्जी से शुरू हुआ। उसके बाद पूरे बंगाल में ये ट्रेंड बन गया। और इनिशियली तो वो अंडा इधर उधर जा रहा था, पुलिस वालों को भी हिट हो रहा था, लेकिन अभी इतना अंडा प्रैक्टिस हो गया, एकदम टारगेट करके जिसको मारना है उसको ही मार रहा है। बट एनीवे, द पॉइंट इज, ये अंडे मारने का नहीं, पॉइंट दूसरे जगह पे अब लोगों का सवाल आ रहा है कि ये कुणाल घोष, जो जिस बंदे ने मारा वही बोल रहा था कि इतना अत्याचार किया है। हम भी देखा है, जितना भी पत्रकार इसके पहले टीएमसी के अगेंस्ट कुछ भी आवाज उठाते थे, यही कुणाल घोष पीछे से पुलिस लगा के सबको अरेस्ट कराना, मुंह बंद करना, वो सारे काम करते थे। आज ये गणतंत्र का बात कर रहा है, लेकिन इस कुणाल घोष के ऊपर जब अंडे पड़ते हैं तो तब वो बंदा तुरंत अरेस्ट हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 1000 करोड़ का डाका डालने वाला अभिषेक बनर्जी को बस पूछताछ करके क्यों छोड़ा जा रहा है? सवाल वहां पर हो रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि एक साइड में जब जनता का गुस्सा ये सारे तोलाबाज, ये सारे चोर लोगों के अगेंस्ट में हो रहा है, उसे दूसरे टाइम सौजन्य के राजनीति करते हुए, जिसके घर से बहुत सारे ऐसे चीज बरामद हो रहा है जो उसके ऑफिस में या घर में नहीं होना चाहिए था, वो काउंसिलर, वो नेताओं के साथ भाजपा का जो नए जनप्रतिनिधि है वो इतना अच्छा सौजन्य के ताल्लुक कर रहा है। तो ये सब लेके जनता का मार्के गुस्सा की भी बात है, पकड़ी तो है आपने, इसलिए मार्के की बात पकड़ी है कि केवल पूछताछ ही होती रहेगी या वाकई में कोई अल्टीमेट इसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अनंत जी, सवाल तो पूछा जा रहा है कि राजनीतिक अवसरवाद क्या भारतीय जनता पार्टी अभी भी तलाश रही है? टीएमसी के नेता तो कर रहे हैं अवसरवादिता, वो दिखाई दे रही है, बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जनता अंडा ना मारे, इसलिए फटाफट उन्होंने एनसीपीआई में विलय कर लिया। लेकिन सवाल ये भी तो है ना कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी इसमें राजनीतिक अवसरवाद तलाश रही है और खूब जोर शोर से तलाश रही है? मीनाक्षी जी, राजनीतिक दलों से अवसरवादिता की अपेक्षा नहीं करना बहुत व्यर्थ है। मुझे लगता है राजनीति का दूसरा नाम ही अवसरवादिता है, और अवसर की तलाश में रहना और अवसर को एक्सप्लोर करना टू द मैक्सिमम, यही तो राजनीति है। मुझे लगता है आज किसी भी पक्ष में, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष देख लीजिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का देख लीजिए, या INDAI का देख लीजिए, क्या है डीएमके और कांग्रेस के बीच में जो संबंध थे, 1 मिनट में राजनीतिक अवसरवादिता में कहां चले गए दोनों संबंध? जो कल तक भाई हुआ करते थे कहां चले गए? अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के संबंध हमने विधानसभा चुनाव में देखे। जिस प्रकार से अभी ममता बनर्जी को सोनिया गांधी हक कर रही हैं, वैसे ही राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें भी हमने गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर हक करते हुए देखी। तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, सारे राजनीतिक दल अवसरवाद की तलाश में रहते हैं, और जिसका जहां दांव लग जाता है वो दांव खेल जाते हैं, जो जीता वही सिकंदर। इसलिए राजनीति में अब अवसरवाद ही सेंट्रल थीम हो गया। अब नैतिकता वैतिकता कहीं कुछ नहीं है। जो जीता, जिसने दांव मारी, जिसकी लंगी लग गई, जिसने पटकनी दे दी, वो सिकंदर है। नहीं, बट रशिद किदवई जी हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आप बोल रहे थे, वो मना कर रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है या जो टीएमसी के बागी गुट कर रहा है, या जो ममता बनर्जी के साथ भी रशीद जी खड़ा हुआ है, वो भी कितने दिन खड़ा हुआ है, मेरा तो प्रश्न वहां पर भी है। जी मीनाक्षी, देखिए, अनंत विजय जी हमारे बड़े अभिन्न मित्र हैं। मैं उनके कॉलम लेख बड़ी संजीदगी से पढ़ता हूँ, और वो हमेशा एक अच्छी जो पॉजिटिव चीज होती है, जो नैतिकता की बात होती है, चाहे वो फिल्म पे लिखें, चाहे वो कल्चर पे लिखें, चाहे उस पर। लेकिन आज मुझे थोड़ा अचरज हुआ जो उन्होंने राजनीति में कहा कि सब कुछ चलता है, सब कुछ जायज है। ये बिल्कुल नहीं, सब कुछ नाजायज है। ये अंडे फेंकना, पत्थरबाजी करना,
इंक फेंकना, तमाचे मारना, जूते फेंकना, इसका भारतीय लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है और हम उसको किसी भी तरीके से अप्रूवल नहीं रखते। उसी तरीके से जैसे भाजपा ने पूरे टाइम हमेशा से कहा, उनका एक कैच फ्रेज भी था, पार्टी विद द डिफरेंस। क्या ये पार्टी विद द डिफरेंस है? तो इसको हमें जरूर इसके ऊपर प्रश्न उठाना चाहिए। और प्रश्न, वो बात मैं उनकी बात मानता हूँ, चाहे वो कांग्रेस ऐसा करे, चाहे वाम दल करे, चाहे समाजवादी पार्टी करे, क्योंकि पत्रकार या पत्रकारिता का काम जो है ताली बजाना या जय जयकार नहीं करना। हमें तो एक बात कहनी है कि जो भी गलत करे उसको हम कहते हैं कि ये अनुचित बात हो रही है। 75 रुपए जिस पार्टी के हैं, जिसको अब जिसको जो है 1192 वोट मिले हैं केवल, और त्रिपुरा की पार्टी और उसमें 20 लोकसभा चले जाएंगे, क्या मजाक हो रहा है? ये कोई राजनीति होती है? और उसके ऊपर भी तमाम मीटिंग कहाँ हो रही है? मंत्री जी के घर पे हो रही है, सांसद ले जा रहे हैं, जो स्पीकर है वो उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। ये सब चीजें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं फिर कहूंगा, ये भाजपा के हक में भी नहीं है। ये 20 में से 18 सांसद जो थे, उनको भाजपा को हरा के आए थे। भाजपा नंबर 2 पार्टी थी उन जगहों के ऊपर। तो ये आने वाले समय में, और हर राजनीतिक दल का, ये मैं मानता हूं कि राजनीति इतनी बिल्कुल मैं फिर आपकी बात से एग्री करते हुए ये कह रही हूं कि अब आने वाले समय में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज की जो तस्वीर है, अभिषेक बनर्जी को छतरी लेकर निकलना पड़ रहा है, ना धूप है ना बारिश है, छुपते छुपाते वो चल रहे हैं। ये तो जनता का गुस्सा है जो उनके ऊपर निकल रहा है। नहीं, जन आक्रोश देखिए मीनाक्षी, जन आक्रोश जो है वो ईवीएम में बैलेट से अपने मताधिकार से हो गया है। ये जो है ये कोई जन आक्रोश नहीं है। ये तो आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। कुछ आप 150 लोगों को, 200 लोगों को, 500 लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग हो, जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हुई, वो ये सब खत्म हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल पे कितनी बार अच्छा, इन अंडों के पीछे भी खेल है। ये मुर्गियां कोई और है जो दाने डाले जा रहे हैं इन मुर्गियों को। अच्छा, एक बात बताएं दत्ता जी, ये चाहे खेल हो चाहे खेल नहीं हो, पार्टी में टूट तो एकदम एविडेंट है, वो तो एकदम दिखाई दे रही है। अब तो ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या ये नहीं है कि वो अपनी पार्टी का नाम, उसका चुनाव चिन्ह, पार्टी की संपत्ति, वो कैसे बचाएंगी? जी, आपका ये महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने से पहले एक बात मैं जरूर कहूंगा। बांग्ला में एक कहावत है, जेमन कर्म तेमनी फल। ममता दी ने जो बोया था वो बीज, वो आज उनको मिल रहा है वापस। भ्रष्टाचार का कुशासन, फिर आपका भ्रष्टाचार के मामले पे अंडे वाला नीति, फिर पॉलिसी पैरालिसिस पे अंडे वाला नीति, फिर महिला धर्षण के ऊपर अंडे वाला पहल, उसके साथ साथ रोहिंग्या नीति, उस पे अंडे वाला पहल, तमाम चीजों पे 15 साल तक ममता बनर्जी की सरकार की सारी चीजों पे 0/0 रहा है, यानी कि अंडा बटा अंडा रहा है। अब अगर जनता अंडे के माध्यम से फ्री में अगर फेशियल करवा रहे तो इतना पीड़ा क्यों? आपको देखना चाहिए था ना कि आपने 15 साल तक आपने क्या दिया था जनता के झोली पे। माँ माटी मनुष्य की बात करके आए थे ना आप। माँ का तो तिलांजलि किए थे सबसे पहले पार्क स्ट्रीट का वो घिनौनी सामूहिक बलात्कार के माध्यम से। उसके बाद मनुष्यों को गला काट दिए शारदा स्कैम और नारदा स्कैम के माध्यम से, और तमाम जितने सारे कटमानी का स्कैम, और उसके साथ साथ आपका एजुकेशन स्कैम, जॉब स्कैम, तमाम चीजों को लेके। और माटी तो रहा नहीं है, माटी पे तो आपने कब्जा कर लिया था। जनता के जो घर है, जनता के जो जमीन है, उस पे जबरन कब्जा जब आप करोगे, नेचुरल है कि इस तरह का आक्रोश निकलेगा। और बहुत ही संयम वे में जनता बिहेव कर रही है, केवल टमाटर और अंडा फेंक के। दूसरा कोई राज्य होता ना, और यहीं पे अगर टीएमसी अगर जीती होती तो आज के डेट में रक्तपात मचा होता बंगाल में। जिस तरह का करनी है आपकी, उस तरह से आपको भरना भी है चीजें। कमल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वाकई में वो तो हमने देखा कि जब टीएमसी जीती थी तब क्या हुआ था, जब कांग्रेस को हराकर वाम जीती तब क्या हुआ था, और वहां का रक्त रंजित इतिहास हम जानते हैं। लेकिन आज जो वहां पर पॉलिटिकल रक्त रंजित जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी में टूट फूट हो रही है, शेखर अय्यर सर, कब तक ममता बनर्जी इसे बचा पाएंगी? कानूनी तौर पर देखें तो सबसे बड़ी पेचीदगी यही है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, और राज्यसभा में अभी भी ममता बनर्जी के पास नंबर्स हैं, वहां पर उनकी संख्या कमजोर नहीं हुई है। नहीं मीनाक्षी जी, अभी जो हो रहा है, देखिए, एक तो जो गुस्से की बात की जा रही है, वो गुस्सा का कारण भी अभी कई हमारे पैनलिस्ट ने बताया।
वो बिल्कुल ग्राउंड की रियलिटी है। क्योंकि जिस तरह रिप्रेशन किया गया, जिस तरह डर के माध्यम से, जिस तरह सरकार भी चलाया गया, पार्टी भी चलाया गया, देखिए पार्टी भी उसी डर से चलाया गया, तो उसका ये रिजल्ट हुआ। जैसे ही मौका मिला लोग भाग रहे। नंबर वन। अच्छा, कौन लोग भाग रहे? दो तरीके के लोग भाग रहे। जो बहुत रिप्रेस थे, नेता हो, एमपी हो, एमएलए हो। दूसरे ऐसे लोग हैं जिनको बीजेपी से सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ गंभीर आरोप है, जिनके खिलाफ यही तोलबाजी, यही मनी कलेक्शन, यही एक्सटॉर्शन का है। वो भी इसलिए भाग रहे ताकि अगर हम कहीं जगह चले जाएंगे, हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और आज देखिए बंगाल में बीजेपी के कई वोटर्स और शुभचिंतक यही चिंता में है, भाई आप नंबर जुटाने के चक्कर में फिर दोबारा वही गलती ना करिए जो आपने 2021 चुनाव से पहले किया था। कई लोगों को आपने पार्टी में ले ली, तृणमूल लोगों को टिकट भी दी, जैसे आप हार गए सारे वापस चले गए, कुछ तो इलेक्ट होके भी रिजाइन करके चले गए। तो ये चीज भी है। देखिए कई स्ट्रेटेजी हो सकती है कि कोई कानून पास करना हो, लेकिन आज बंगाल में वोटर जो जो जेन्युइन चेंज मांगा है, उनको भी ये डर लगने लगा है, भाई अब फिर क्या बचा क्या है, केवल अभिषेक बनर्जी और ममता। देखिए आज अगर अभिषेक बनर्जी पे फोकस है, उसका विशेष कारण है वो बार बार जो अपने आप को डायमंड हार्बर मॉडल, मतलब ये गुस्सा अगर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से होता तो पत्थरबाजी होती। ये तो स्थानीय लोग हैं जिनसे पैसा लिया गया। और हम ये भी जानते हैं चुनाव रिजल्ट के बाद कई लोगों ने, जो कॉमन पीपल ने, बीजेपी ने एमएलए के पास गए, भाई ये बताइए अब किसको पैसे देना है, क्योंकि पहले हम देते थे। कई एमएलए को समझ नहीं आया क्या पैसा किसको देना है। ये तो रियलिटी है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और ये गुस्सा केवल वोट से निकल जाएगा आसानी से, ये मैं नहीं मानता हूं जमीन पर। मतलब आप भी ये कह रहे हैं कि ये नेचुरल है और ये लोगों का गुस्सा है, इसके पीछे और कोई दूसरी कहानी नहीं है। वो लोगों का गुस्सा सीधे इस वक्त रिफ्लेक्ट हो रहा है उन नेताओं पर, और जो नेता भाग भी रहे हैं वो इसी से बचने के लिए भाग रहे हैं, ममता बनर्जी को छोड़कर। अच्छा, जानकारी एक ये भी है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के पास अच्छा खासा अमाउंट है। पिछले साल टीएमसी ने जो हलफनामा चुनाव आयोग ने रखा था, उसके मुताबिक सेविंग अकाउंट में 625 करोड़ 79,87,264 रुपए हैं, जबकि 250 करोड़ 77,28,322 का फिक्स डिपॉजिट है। यानी कि दोनों को अगर जोड़ दें तो कुल बैंक बैलेंस 876 करोड़ 57,15,586 रुपए का है। इसके अलावा 50 करोड़ के चेक, 31,28,000 क्या जो कैश है वो भी है। अगर सभी रकम को जोड़ दें तो दीदी की पार्टी के पास 926 करोड़ 88,46,614 रुपए का फंड है। अब अगर आप इसी फंड की बात करें घोष दादा, तो इतना बड़ा फंड है, नज़र तो बागी सांसदों की, बागी विधायकों की नज़र पार्टी के फंड पर भी है। अगर सिंबल मिलेगा, अगर नाम मिलेगा, तो साथ साथ पार्टी की संपत्ति भी तो मिलेगी। ममता बनर्जी से कैसे बचा पाएंगी? मीनाक्षी जी, यहाँ पर 2 पॉइंट है। नंबर 1, आप जो ये फंड के अमाउंट बोल रहे हैं, ये हमारे आम जनता के लिए बहुत चौंकाने वाला बात है कि एक अंचलिक दल के पास इतना फंड कैसे हो सकता है। लेकिन ये जो एमपीज एनसीपीआई में गए हैं या जो अभी अरेस्टेड हुआ है, अगर उसका खुद का प्रॉपर्टी देखो ना, तो इससे पर्सनल प्रॉपर्टी उसका ज्यादा हो गया है। और ये जो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी है, जो हमेशा इंडिया से बाहर जाते हैं तो दुबई होके जाता है। अगर बाहर जाता है तो आने के वक्त उसको दुबई में स्टॉपेज देना ही पड़ता है। भाईपो को अगर टाइम मिला गया तो वो थाईलैंड में जाना ही पड़ता है। थाईलैंड से भाईपो के फैमिली के एक स्पेशल मेंबर आती है, तो उसके साथ कुछ सूटकेस भरती हुए गोल्ड आते हैं, जिसको पकड़ने के लिए अगर कस्टम्स वहां पर जाता है तो पुलिस उसको घेर लेता है। तो ये जो अमाउंट आप देख रहे हो, ये इन लोगों के पास पीनट्स है, नॉट इवन टिप ऑफ द आइसबर्ग। पिछले 15 सालों से सेंट्रल से जो लाखों करोड़ों का फंड है, वो ममता बनर्जी ओपनली बोला था कि आप टीएमसी का नाम यूज करके अगर इसमें कुछ पैसा घपला करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप टीएमसी का नाम यूज कर रहे हो तो 25% आपके पास रखो, 75% आपको पार्टी को देना पड़ेगा, नहीं तो आपको पद से हटाया दिया जाएगा। तो इन लोगों ने कुछ लाखों करोड़ों का घपला किया है, घोटाला किया है। उसके सामने ये वाला जो फंड आप दिखा रहे हो ना, वो कुछ भी नहीं है। ये आपके और मेरे सामने चौंकने वाला बात है, लेकिन इन लोगों के लिए बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। और दूसरी बात आप बोल रहे हैं कि ममता ममता बनर्जी की क्या बात है। देखिए, ममता बनर्जी का और अभिषेक बनर्जी का गेम अभी ओवर हो गया।
ये लोग कब अरेस्ट होगा वही बस न्यूज है। ये एक बार अरेस्ट हो जाएंगे तो कम से कम 100 साल इसको जेल में रहना पड़ेगा। अगर 5-5 साल का भी इसका सजा होता है तो इसको अगले 20 केसेस तो इसके सामने दिख ही रहा है। तो उसके मतलब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी खुद को कैसे नहीं, लेकिन बचाए लेकिन जेल जाने से, ममता वही उनका बनर्जी एजेंडा है। इतनी आसानी से गार्ड्स डाउन कर दें ऐसी नेत्री भी तो वो नहीं है ना। वो तो कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची हैं, भवानीपुर के रिजल्ट को उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि इस दौरान आनंद जी, जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो वो चुपचाप वहां से निकल गई। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आनंद जी, देखिए, मैं मीनाक्षी जी, मैं आमतौर पर अपने साथी वक्ताओं के बयान पर रिएक्ट नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि रशीद भाई हमारे मित्र हैं इसलिए मुझे लगता है कि हमें वो कह लेना चाहिए। जो उन्होंने नैतिकता की बात राजनीति में की ना, मैं उस पर बाद में आता हूं, लेकिन लोगों का गुस्सा तो हमने नेताओं पर फूटते हुए बहुत लंबे अंतराल से देखा है। 67 की 8 तारीख को याद करिए, जब इंदिरा गांधी पर भुवनेश्वर की कैंपेन रैली में पत्थर फेंके गए थे। उसके बाद की घटनाओं को याद करिए तो 77 में भी अक्टूबर और नवंबर 2 बार इंदिरा गांधी के कार पर पथराव हुआ, एक बार कर्नाटक में, एक बार मदुरई में। तो लोगों का गुस्सा तो नेताओं पर फूटता रहा है। ये कोई नया फेनोमेना नहीं है या कोई रची हुई साजिश नहीं है कि ममता बनर्जी के खिलाफ ऐसा किया जा रहा है। हिंसा जरूर नई बात थी, जान लेना जरूर नई बात थी, जो हमने पिछले चुनाव में देखा था। और पत्रकारिता की नैतिकता की बात अभी कर रहे थे, तो पत्रकारिता में अभी मैं संवादी के एक कार्यक्रम में देहरादून में था, बड़ी अच्छी परिभाषा सुना मैंने संवादी में कि पत्रकारिता का जो सत्य है वो युधिष्ठिर का सत्य नहीं है कि जहां द्रौपदी का चीरहरण होता रहे और सत्य खामोशी से देखता रहे। पत्रकारिता का सत्य जो है वो श्री कृष्ण का सत्य है, जो चीरहरण होती हुई द्रौपदी को अपने पराक्रम से और अपने कौशल से बचा सके। तो सत्य तो अलग अलग होता है, क्या बताऊं मैं अपना, वो रशीद भाई अपना सत्य देख रहे हैं, मैं अपना सत्य देख रहा हूं। लेकिन राजनीति में बहुत बड़ी चीज एक और होती है मीनाक्षी जी, वो होता है लक्ष्य क्या है। अब वो उस लक्ष्य को सामने आने, किसी भी कंक्लूजन पर जंप करने के पहले हमें लगता है कि हमें लक्ष्य का तो पता चले। अभी बहुत सारी स्टोरीज अनफोल्ड होने वाली हैं। और जिस भवानीपुर सीट को लेकर ममता बनर्जी चैलेंज किए, वो तो पिछली बार भी उन्होंने चैलेंज किया था नंदीग्राम में जब हारी थी। तो हारा हुआ व्यक्ति के पास एक ही आसरा होता है, कोर्ट जाना। और कोर्ट में कितने वर्षों में फैसला होता है, यह हम सबको मालूम है। अभी शिवसेना के जो डिफेक्शन हुए थे या जो टूट हुई थी, उसका फैसला नहीं आया है, शरद पवार की पार्टी का फैसला नहीं आया है। तो ये सब चीजें तो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए राजनेता करते हैं कि देखो मैं हारी नहीं, मुझे हराया गया है, मैं बेईमानी से जीत हुई। और खासतौर पर जो INDIA गठबंधन के लोग हैं, वो इस तरह का सहारा वोट चोरी, पता नहीं क्या क्या चोरी हो जाती है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ममता बनर्जी का धन अभी लेकिन सुरक्षित है मीनाक्षी जी, जो करीब 1000 करोड़ की संपत्ति बता रही है, क्योंकि उनका जो संविधान चुनाव आयोग में दिया है उन्होंने, उस संविधान के मुताबिक जो कार्य परिषद है उनकी, उन्हीं के कहने के मुताबिक पार्टी के फंड और पार्टी की नीतियां तय होती हैं। और उसी संविधान के कारण भारतीय जनता पार्टी ने जो एक व्यूह रचना रची कि उनके सांसद ने दूसरे पार्टी में मर्जर किया 10th शेड्यूल के हिसाब से, वो गलती ऋतुव्रत से हुई कि वो पहले ही वहां चले गए। उसी गलती को सांसदों के साथ सुधारा गया, क्योंकि वो तो हाईकोर्ट में चैलेंज हो गया। इसको चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल है।